अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। इक्विलिब्रियम या यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये है कि किसी बॉडी की ऐसी कंडीशन जिसमें उसकी स्टेट चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो यहाँ पर दो केस बन सकते हैं। या तो वो बॉडी रेस्ट पर होगी या वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। ये देखें, अगर वो बॉडी रेस्ट पर होगी तो मतलब ये है कि वो साकन है, उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो उस सूरत में हम उसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, रेस्ट पर है। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो लेकिन उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, यानी उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, तो उस सूरत में हम उसे डायनामिक इक्विलिब्रियम से मौसूम करते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखें, बुक ऑन टेबल, हम देखते हैं कि टेबल के ऊपर एक किताब पड़ी है और वो वहीं पे पड़ी रहेगी जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करते। तो ये इक्विलिब्रियम की एक एग्जांपल है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एक एग्जांपल है, क्योंकि बुक अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। इसी तरीके से स्टैटिक इक्विलिब्रियम की दूसरी एग्जांपल रूफ ऑन द वॉल्स है, यानी दीवारों के ऊपर छत का मौजूद होना। इसी तरीके से फर्श के ऊपर दीवारों का मौजूद होना, ये तमाम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल्स हैं। कोई भी बिल्डिंग खड़ी है, कोई भी इमारत खड़ी है, कोई भी घर खड़ा है, स्कूल खड़ा है ज़मीन के ऊपर, तो ये तमाम चीज़ें स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल्स हैं। इसी तरीके से डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल देखते हैं। पैराट्रोपर मोशन, यानी जब कोई छाता बरदार या पैराशूट पहने हुए सोल्जर किसी भी जहाज़ से छलांग लगाता है तो कुछ देर के बाद वो अपना पैराशूट ओपन करता है, जिसकी वजह से उसे टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होती है। टर्मिनल वेलोसिटी हम चैप्टर नंबर 6 में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ जब वो नीचे उतरता है तो मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे उतरता है, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। इसी तरीके से फॉग ड्रॉपलेट्स, यानी धुंध के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आसमान से ज़मीन की तरफ आ रहे होते हैं, तो ये भी डायनामिक इक्विलिब्रियम की एक एग्जांपल है। अब हम बात करेंगे कि कोई भी बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होती है। किसी भी बॉडी के ऊपर बहुत सी फोर्सेस अगर अप्लाई हो रही हैं तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में किस सूरत में हो सकती है, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि किसी भी बॉडी को कंप्लीट इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये है कि अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, यानी ये पहली शर्त है किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। और दूसरी शर्त ये है किसी भी बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। जब तक ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो भी जाए लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो ना हो तो बॉडी तब भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाए और बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दे, लेकिन उसके साथ ही साथ उसमें रोटेशनल यानी एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो, तो उस सूरत में भी बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये है कि लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए, इसको हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। जबकि दूसरी कंडीशन है कि एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए, इसको हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। और ये कैसे पॉसिबल है कि लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो? हम जानते हैं किसी भी बॉडी में अगर लगने वाली सम ऑफ ऑल फोर्सेस ज़ीरो हो जाए तो उसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमें इस बॉडी पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो करना होगा, बेशक वो एक्स डायरेक्शन में हो, वाई डायरेक्शन में हो या जी डायरेक्शन में हो। यानी उस बॉडी पे एक्स डायरेक्शन में लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम भी ज़ीरो होना चाहिए, उस बॉडी पे वाई डायरेक्शन में लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम भी ज़ीरो होना चाहिए और जी डायरेक्शन पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम भी ज़ीरो होना चाहिए। तब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगी, यानी लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो करने के लिए हमें तमाम टॉर्क्स का सम ज़ीरो करना होगा, क्योंकि टॉर्क्स ही एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करते हैं। तो टॉर्क्स का सम ज़ीरो करने के लिए हमारे पास कंडीशन है कि एक बॉडी पर अगर बहुत सारे क्लॉकवाइज और बहुत सारे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स लग रहे हैं तो तमाम क्लॉकवाइज टॉर्क्स का सम
तमाम एंटी क्लॉकवाइज टास्क के सम के इक्वल होना चाहिए, तभी तो वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और इन दोनों कंडीशंस के पूरे होते ही हमारी बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगी। तो हम कहेंगे हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम अचीव कर चुकी है। अब हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को एग्जांपल से समझेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है जिस पर मुख्तलिफ फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, F1, F2, F3, F4, 5, 6, 7 एंड F8, और ये तमाम फोर्सेस 10 न्यूटन की हैं। तो क्या होगा, ये जो फोर्स F1 है ये F5 को कैंसिल कर देगी, F2 F6 को कैंसिल कर देगी, F3 F7 को, F4 F8 को कैंसिल कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 हो जाएगा, x डायरेक्शन में भी और y डायरेक्शन में भी, जिससे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो जाएगी। इससे पहले कि हम मजीद आगे चलें, कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, वी आर ओनली कंसिडरिंग कोप्लेनर फोर्सेस फॉर कन्वीनियंस, यानी हम अपनी आसानी के लिए सिर्फ x और y डायरेक्शन में फोर्स देख रहे हैं, वरना z डायरेक्शन में भी फोर्सेस अप्लाई हो सकती हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए सिर्फ x और y डायरेक्शन की फोर्सेस को डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरी बात, ऑफन वी टेक राइट हैंड फोर्सेस एज पॉजिटिव, आमतौर पर जो राइट हैंड पे फोर्सेस लगती हैं उसको हम पॉजिटिव समझेंगे, और जो लेफ्ट हैंड की तरफ फोर्स लगेगी उसको हम नेगेटिव समझेंगे, और जो फोर्स अपवर्ड लगेगी उसको हम पॉजिटिव, और इसी तरीके से डाउनवर्ड फोर्स को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ये कन्वेंशन है, इसको चेंज भी किया जा सकता है। इसी तरीके से हम किसी भी बॉडी जिसके ऊपर मुख्तलिफ फोर्सेस लग रही हैं, अगर उसके ऊपर एक्सिस ड्रा करने हो तो हम अपना ओरिजिन उस पॉइंट पर रखेंगे जहां पर तमाम फोर्सेस या मैक्सिमम फोर्सेस जहां से गुजरती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस बॉडी पे देखें तो ये तमाम फोर्सेस किसी एक पॉइंट से गुजर रही हैं, तो इस पॉइंट को हम ओरिजिन समझेंगे। अब हम चलते हैं इस बॉडी की तरफ, तो यहाँ पर आप देखें तमाम फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, यानी हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन x डायरेक्शन एंड सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन y डायरेक्शन 0 हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0, सो A इज इक्वल टू 0, यानी कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है जिस पर दो फोर्सेस F1 और F2 अप्लाई हो रही हैं, दोनों 10 न्यूटन की हैं और दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन हैं, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगी और सम ऑफ ऑल द फोर्सेस 0 हो जाएगा और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो जाएगी। तो क्या इस सूरत में बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी या नहीं, तो आइए इसको देखते हैं। देखें, हमने आपको बताया था कि सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के सेटिस्फाई होने से बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए ये ज़रूरी नहीं है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को भी कंसीडर करना पड़ता है। यहाँ पर देखें, अगर फोर्स 1 की वजह से पैदा होने वाले टॉर्क की बात करें तो ये देखें, ये इसका मूवमेंट आर्म होगा यहाँ तक, इसको अगर हम पीछे एक्सटेंड कर लें, इसी तरीके से इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं, ये इसका मूवमेंट आर्म होगा। तो ये मूवमेंट आर्म R1, ये मूवमेंट आर्म R1 और इसको 2 कह लेते हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट आर्म्स हैं, इसकी वजह से टॉर्क 1 जो पैदा होगा वो होगा R1 F1, इसी तरीके से टॉर्क 2 जो होगा ये होगा R2 F2। अब अगर गौर करें तो फोर्स 1 की वजह से पैदा होने वाला टॉर्क R1 F1 जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी तरीके से फोर्स 2 की वजह से पैदा होने वाला टॉर्क भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा, जिसकी वजह से ये बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस बॉडी को हम रोटेशन से या एंगुलर एक्सेलरेशन से बचाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि क्लॉकवाइज टॉर्क को कैंसिल कर देगा। तो 2 फोर्सेस हमें और अप्लाई करनी पड़ेंगी, जिसमें से एक फोर्स इस डायरेक्शन में हम लगाएंगे और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे। इसको हम रेज कर देते हैं। इन दोनों फोर्सेस की वजह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क पैदा होगा, जो कि हमारे क्लॉकवाइज टॉर्क को कैंसिल कर देगा, जिसकी वजह से हमारा सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज टॉर्क्स और सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स इक्वल हो जाएंगे और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बॉडी एंगुलर एक्सेलरेशन से बच जाएगी, यानी उसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। जबकि
लीनियर एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी ज़ीरो हो ही चुका, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही थी। इसी तरीके से ये दोनों फोर्सेस भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, जिसकी वजह से ये बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, क्योंकि ना उसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा ना उसका लीनियर एक्सेलरेशन होगा, यानी वो बॉडी अपनी दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रही होगी, जिसकी वजह से हम इस बॉडी को कंप्लीट इक्विलिब्रियम में डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आज हमने इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस और उसके केसेस और उसकी कंडीशंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके कंसेप्चुअल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हवाले से कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, जो कि नहायत इंपॉर्टेंट होंगे। देखते रहें फैमटेक। अल्लाह हाफिज़।